आधुनिक बिहार के लेक्चर का ये मेरा चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग ये देखेंगे खास करके जो बिहार में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन किसान आंदोलन को देखने से पहले जो भी हम किसान मूवमेंट पढ़ेंगे उसका हम कुछ लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें किसान हम आंदोलन पढ़ेंगे वो होगा आपका चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी जी का होगा। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह में जो आपको लोकेशन जो जानना है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे, आज भी हम पढ़ाई करते थे, तो कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हमको चंपारण का न सही ढंग से लोकेशन हमको पता नहीं चलता है, कहाँ बेतिया है, कहाँ पे आपका मोतिहारी है। आइए देखिए, जिस समय चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी 1917 में किए थे, एक्चुअल में ये पूरा इलाका उस समय चंपारण का होता था। ये पूरा का जहाँ तक मेरा देखे जाएगा ये पूरा जो इलाका आपका, ये पूरा इलाका जो उसमें चंपारण का हुआ करता था, ठीक ना। लेकिन आज की स्थिति कुछ अलग है। आज देखिए चंपारण दो पार्ट में बट गया, एक है पूर्वी चंपारण और एक है पश्चिमी चंपारण। तो जो पूर्वी चंपारण है उसका जो मुख्यालय का नाम है मोतिहारी, और जो पश्चिमी चंपारण के मुख्यालय का नाम क्या है, बेतिया। बिहार में ऐसे 8 ज़िले हैं जिसका ज़िले का नाम कुछ और है, मुख्यालय कुछ और है। जिसमें देखिए एक तो पश्चिमी चंपारण का है बेतिया, पूर्वी चंपारण का है मोतिहारी, फिर देखिए यहाँ रोहतास है, इसका कहाँ है, सासाराम है। ऐसे और भी कई ज़िले हैं, 5 ज़िले और हैं, ठीक ना। उसको आप देखिएगा और मैं बाकी आगे की वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक ना। यहाँ देखिए वैशाली जिला का नाम है, लेकिन मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर है, ठीक ना। तो चंपारण सत्याग्रह में आपको लोकेशन पर ये ध्यान रखना है, गांधी जी पटना पहले आएंगे, पटना से जाएंगे कहाँ, मुजफ्फरपुर, फिर कहाँ जाएंगे, ऐसे मोतिहारी जाएंगे, तब फिर कहाँ जाएंगे, बेतिया जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कई लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है कि बेतिया क्या है, मोतिहारी क्या है। तो मोतिहारी अगर मैं बोलूँ समझिए कि अभी का पूर्वी चंपारण है। अगर मैं बोलूँगा गांधी जी मोतिहारी गए, इसका मतलब अभी का क्या है, पश्चिमी चंपारण है। आपको कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। फिर देखिए किसान आंदोलन में एक और कुछ लोकेशन को हमको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला इसमें पटना तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद देखिए पटना के बगल में यहाँ पे बिहटा है, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे स्वामी सरानंद के बारे में, देखिए यहाँ पे बिहटा आपको छोटा सा जो है जगह ही पटना के आसपास ही है, ठीक है। देखिए दिख रहा है खगोल के बगल में, देखिए बिहटा दिख रहा है आपको, ये बिहटा, यहाँ देखिए ये बिहटा दिख रहा है, यहाँ पे बिहटा है। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम पढ़ाएंगे आपको कि मधुबनी दरभंगा राज के विरुद्ध जब पढ़ाएंगे आंदोलन, तो यहाँ देखिए मधुबनी और दरभंगा है, इलाका मधुबनी और किसका है, दरभंगा का है, ठीक ना। फिर इसमें कुछ जो छोटे छोटे यहाँ पे एक आएगा मुंगेर का बकास्त भूमि, जब आंदोलन हम पढ़ाएंगे, देखिए यहाँ मुंगेर है, ठीक ना, यहाँ का इलाका है। फिर आएगा कुछ गया का कुछ इलाका आएगा। तो कहने मतलब ये है कि आप इस कुछ इलाके को, बिहार के ज़िला को जान लीजिए, ताकि हमको किसान आंदोलन को पढ़ने में क्या रहे, पता रहे। क्योंकि देखिए आज भी जब मैं पढ़ता हूँ, या मैं पहले भी जब पीटी जब देता था, हमको काफ़ी कन्फ्यूजन होता था कि ये बेतिया क्या है, या मतलब कि जो मोतिहारी कैसे, गांधी जी कहाँ कैसे गए। तो अगर हम लोकेशन अगर अच्छे से हमको पता हो, अगर मैप का हम सही ढंग से अध्ययन कर लेंगे, तो हमको इस तरह के मतलब कि चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होगा, और हम सही ढंग से क्या कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। तो एक बार फिर से आप बिहार का मैप का एक अच्छा स्टडी कीजिए, और इसे भी आपको बिहार के मैप से डायरेक्टली 2 या 3 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। चलिए हम आते हैं आगे, किसान आंदोलन को देखते हैं। देखिए बिहार में जो पहला जो किसान जो विद्रोह बोलिए या जो आंदोलन बोलिए, सबसे पहला है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया चंपारण सत्याग्रह। देखिए एक बार इसको वीडियो को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक मैं आपको बेसिक बात बता दूं कि देखिए जिस तरह से मैं आपको जनजाति विद्रोह का कारण बताया था, उसी तरह बिहार या पूरे देश के लेवल पे जो भी किसान का जो आंदोलन होता है, आप ये ध्यान रखिएगा, किसान के आंदोलन का भी कुछ कारण होगा। देखिए सबसे पहली बात, अंग्रेज़ों के द्वारा जो 3 जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया गया था, 3 जो भूमि व्यवस्था लाया गया था, जिसमें कि अस्थाई बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी था और महलवाड़ी था, उसमें टैक्स का रेट काफ़ी क्या था, ज़्यादा था। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा जो है कि किसानों का जो ज़मींदार जो शोषण करते थे, इंडिया के ज़मींदार जो होते थे वो काफ़ी शोषण करते थे, चाहे टैक्स वसूलने के क्रम में हो या बाद में और कई तरह के शोषण का उनको जो है ना शिकार होना पड़ता था। तो किसान जो क्या करेंगे, एक तो किसान आंदोलन में आप देखिएगा बिहार या भारत के किसान क्या करेंगे, एक तो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे और उनको खुद यहाँ के ज़मींदार से भी लड़ना है, ठीक ना। तो बिहार या भारत में अगर जब भी कभी किसान आंदोलन होगा, तो या तो टैक्स के रेट को लेके होगा, टैक्स नहीं देंगे, या तो जमींदारी शोषण के खिलाफ होगा, या तो पट्टेदारी भूमि के खिलाफ होगा, या तो नहर में कुछ वो सिंचाई सुविधा मांगने में होगा, ठीक ना। इस तरह की चीज़ों को लेके जो है ना किसान क्या होंगे, आंदोलन करेंगे, और इसके कुछ नेता होंगे
चाहे बिहार के नेता हो जाए या नेशनल लेवल के नेता हो जाए। तो बिहार में जो किसान आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो एक नेशनल लेवल के नेता के ही द्वारा होता है, जिनका नाम क्या है, महात्मा गांधी। तो सबसे पहले हम किसान आंदोलन जो बिहार में पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, चंपारण सत्याग्रह। आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह का जो है 1917 में होता है। देखिए क्या है कि चंपारण सत्याग्रह की कहानी सिर्फ शॉर्ट में यही है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो वो यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि उसी कुछ दिन के बाद वहाँ पे ना इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई। और औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि कपड़े का उत्पादन काफ़ी क्या हो गया, बढ़ गया। और कपड़े को रंगने के लिए, डाई करने के लिए नील रंग की आवश्यकता होती थी, उसको इंग्लिश में इंडिगो बोलते हैं। जो नील रंग है, जो कि देखिए इंग्लैंड के पास उतना अपना इलाका, मतलब उसके पास उतना लैंड खेती के लायक नहीं है, तो उसने क्या किया, हमारे ही देश के कई सारे ऐसे इलाके में नील की खेती खासकर बिहार और बंगाल में उन्होंने करवाया। उसी में बिहार का खासकर जो चंपारण का जो इलाका है वहाँ पे कुछ जो अंग्रेज जो व्यापारी थे, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन नील है, मतलब जो नील की खेती करवाते थे, वो क्या किया, चंपारण में नील की खेती करवाया। और ये प्रक्रिया जो है ना लगभग समझिए यूँ कि 1850 के बाद से ही जो है ना चंपारण में जो यूरोपीय जो मालिक थे वो यहाँ के खेती करवाते थे नील की, और उत्पादन करके नील जो है इंग्लैंड लेके जाते थे और वहाँ के उद्योगों में उसका रंगाई का काम वो उस नील से करते थे। तो स्टार्टिंग में देखिए क्या था कि एक और जान लीजिए कि जो चंपारण जो भी है, जो पूर्वी हो या पश्चिमी हो, वो है तिरहुत प्रमंडल में आता है। कितने प्रमंडल आता है, तिरहुत प्रमंडल में आता है। तो तिरहुत प्रमंडल के चंपारण जिले में बेतिया, वहीं देखिए बेतिया, अब देखिए बेतिया ध्यान रखिए, और उसी जगह एक है रामनगर। ये लोग राजा थे उस समय, बेतिया और रामनगर क्या थे, राजा थे। राजा से क्या किया, अंग्रेज जो है ना, मतलब कि यूरोपीय जो है ना, कुछ पट्टे मतलब क्या, रेंट पे ज़मीन लेकर जो है ना नील की खेती स्टार्टिंग में करना शुरू किया। ये है 1850 ईस्वी के आसपास की बात, ठीक ना। धीरे धीरे क्या हुआ कि उत्पादन और बढ़ता चला गया। ये लोग अपना वहाँ कोठी खोलना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और 1875 आते आते ये लोग यहाँ के बसना भी शुरू कर दिया, ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या हुआ कि देखिए ये जो यूरोपीय जो नीले लोग थे, जो नील की खेती करवाते थे, एक्चुअल में ये दो तरह की खेती करवाते थे चंपारण के किसानों से। देखिए एक खेती का नाम था जिरात। क्या नाम था, जिरात। जिरात वो खेती का सिस्टम पद्धति था जिसमें यूरोपीय लोग अपनी देख रेख में किसानों से खेती करवाते थे, और हल और बैल भी ये खुद देता था, अंग्रेज ही देता था। एक था आसामी बार। ये ऐसी खेती होती थी जिसमें किसानों की खेतों में नील उत्पादन कराते थे, मतलब कि इसमें अपने ही देख रेख में कि भाई हम पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तुम सिर्फ क्या करो, खेती करो, ठीक ना। इसमें क्या होता था, किसान के खेत में ही जो है ना ये अंग्रेज लोग क्या करते थे, नील का जो है उत्पादन कराते थे। ये दो तरह का, जिरात और आसामी बार, ये आप ध्यान रखिएगा। बीपीएससी पीटी अभी तक पूछा तो खैर नहीं, लेकिन हो सकता है पूछ दे। आगे देखिए इसमें क्या होता है कि जो आसामी बार जो खेती का जो तरीका था, एक्चुअल में इसमें भी 3 प्रकार का था। एक था 3 कठिया पद्धति, एक था कुर्तौली, एक था खुश्की, ठीक ना। तो ये कुर्तौली और खुश्की में भी शोषण होता था, लेकिन सबसे अधिक जो प्रसिद्ध था आपका 3 कठिया सिस्टम था, ठीक ना। और इसी 3 कठिया सिस्टम को लेके जो है ना गांधी जी क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। तो मेनली मेरा फोकस 3 कठिया सिस्टम पे ही रहेगा। कुर्तौली और खुश्की भी है, लेकिन उसमें भी शोषण बहुत अधिक किसानों से होता था, लेकिन मेनली जो है ना 3 कठिया का ही आपको इसमें पढ़ना है। आइए देखिए 3 कठिया जो सिस्टम था, इसमें क्या था, आपको अगर बिहार के अगर यहाँ पे आप लोग होंगे तो आपको पता होगा बिहार में क्या होता है, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है कि ज़मीन का माप की इकाई है बीघा बिहार में, ठीक ना। और 1 बीघा में 20 कट्ठा, और इस 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जो है ना इसमें नील की खेती करनी क्या थी, अनिवार्य थी वहाँ के किसानों को। इसलिए इसको कहा गया 3 कठिया पद्धति या 3 कठिया सिस्टम। देखिए 3 कठिया सिस्टम या नील की खेती करने में देखिए वहाँ के किसान को दिक्कत क्या था। देखिए पहली बात क्या है, नील कोई खाद्यान्न वस्तु नहीं है जिसको आप खा सकते हैं। अगर गेहूं का उत्पादन करेंगे, धान का करेंगे तो उसको किसान उपजा के अपने परिवार का पेट भर लेगा, लेकिन क्या नील से पेट भरेगा, नहीं। तो पहली बात यह है कि नील एक खाद्यान्न वस्तु नहीं था, इसलिए वहाँ के किसान फिर खेती नहीं करना चाहते थे। दूसरा क्या था कि नील की खेती करने से जो है ना वहाँ की जो मिट्टी की जो उर्वरता थी वो भी काफ़ी क्या होती थी, नष्ट होती थी, इसलिए किसान खेती करना नहीं
चाहते थे और शोषण तो बहुत था, अत्याचार तो अंग्रेज़ों का बहुत था, किसान जो है इसकी खेती वहाँ करना नहीं चाहते थे। तो जो नील जो खेती नहीं करने के दौरान ही उसी में क्या हुआ, एक 1867 में पहली बार वहीं एक लाल फरैया कोठी है चंपारण में ही, वहाँ के कुछ छोटे मोटे किसानों ने जो है ना स्थानीय स्तर पर विद्रोह किया था, लेकिन वो उतना सफल नहीं हो पाया था। लेकिन आगे देखिए क्या हुआ कि 1893 में क्या हुआ कि कृत्रिम जो रासायनिक नील की खेती जर्मनी में हो गया, ठीक ना। रासायनिक नील का जो रंग का खोज हो गया, जिससे जो प्राकृतिक नील जो यहाँ उगता था चंपारण बिहार में, इसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या हो गई, घट गई। अब यहाँ क्या हुआ कि हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत उत्पादन होता था, लेकिन अब क्या किया कि 1908 में एक घटना क्या हुआ कि अंग्रेज पहले क्या करते थे कि जो नील की खेती करवाते थे वो किसानों को खेतों में पानी या सिंचाई की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट में कराते थे। लेकिन क्या हुआ 1908 में जो है कि प्रति बीघा 3 रुपये पैन खर्चा जोड़ दिया। पैन खर्चा मतलब सिंचाई खर्चा अलग से लगा दिया, नहर टैक्स जिसको बोलते हैं, और इससे किसान और भी क्या हो गए, उग्र हो गए। अभी तक किसानों को ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती थी, लेकिन 1908 में यूरोपीय जो व्यापारी जो नील जो खेती करवाते थे उन्होंने क्या किया, पैन खर्चा लगवा दिया। इससे वहाँ के किसान और भी क्या हो गए, उग्र हो गए। अब इसी में देखिए ये समय काल आगे बढ़ता चला गया, वहाँ के कई सारे न्यूज़पेपर थे, उसमें नील का जो कहानी छपता था। लेकिन फाइनली जो है ये सब देख के वहाँ के एक स्थानीय नेता थे, आपको पता ही होगा कि राजकुमार शुक्ल, चंपारण के एक स्थानीय किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। वो क्या हुए कि दिसंबर 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ, लखनऊ में। ये 32वें नंबर का अधिवेशन था, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। इसमें क्या हुआ कि जब ये अधिवेशन हुआ तो इसमें जो है ना बिहार से संबंधित 2 प्रस्ताव पेश किए गए। एक तो पटना विश्वविद्यालय विधेयक पास किया गया था, ठीक ना। आपको पता है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में होती थी। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पास किया गया था, ठीक ना। और इसी में चंपारण के जो नीलों एवं उनके रैयतों से संबंध पर भी चर्चा हुआ था, ठीक ना। और ये 2 बात याद रखें, ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये 2 चीज़ें जो है ना होता है जो कि बिहार से संबंधित होता है। और इसी में राजकुमार शुक्ल भी जो इस मूवमेंट में जो है हिस्सा लेने के लिए गए थे, और यहीं पे राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को कहा कि आप चंपारण आइए और यहाँ आके हमारे किसान की समस्या को देखिए, ठीक ना। तो गांधी जी तो पहले कहा कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, लेकिन लगातार ये राजकुमार शुक्ल जो है ना गांधी जी से आग्रह किए कि नहीं आप आइए। और गांधी जी जो है ये बात अपने सत्य के प्रयोग किताब में जिक्र किए, कैसे राजकुमार शुक्ल की जिद्दी की तरह जो है ना इनको कहा कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। अंततः गांधी जी को हार मानना पड़ा और चंपारण गांधी जी क्या हुए, आए। तो देखिए अब गांधी जी का आगमन में क्या प्रक्रिया यहाँ पे है कि गांधी जी का आगमन आप पढ़ते हैं। देखिए पहले क्या हुआ, गांधी जी कलकत्ता गए थे, ठीक ना। कलकत्ता ये 9 अप्रैल 1917 को गए थे। फिर कलकत्ता से कहाँ, ये पटना आए। पटना ये 10 अप्रैल को पहुंच गए थे, ठीक ना। और पटना आने के बाद ये कहाँ ठहरे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ये घर पे ठहरे थे, ठीक ना। फिर ये नेक्स्ट दिन मुजफ्फरपुर पहुंच गए। जब मुजफ्फरपुर ये गए तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा एक भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के अध्यापक का नाम था वही जेबी कृपलानी, जो कि बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थे। हालांकि ये इनका जेबी कृपलानी का घर मतलब ये गुजरात के थे, लेकिन जो है ये जो टीचर का जॉब जो है ना वहीं पे कर रहे थे। भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज है मुजफ्फरपुर में, वहाँ के क्या थे, प्राध्यापक थे। और ये जो है ना यही जेबी कृपलानी जो है जब महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर आए तो ये क्या किए थे, इनका स्वागत किए थे। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ घटनाक्रम। फाइनली गांधी जी जो है ना 15 अप्रैल 1917 को ये पहुंच गए कहाँ, मोतिहारी। ये मोतिहारी अभी कहाँ है, ये अभी आपका पूर्वी चंपारण का मुख्यालय, वहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब देखिए बीपीएससी क्वेश्चन ये पूछ सकता है गांधी जी जो चंपारण आए इसका उद्देश्य क्या था। गांधी जी का उद्देश्य क्या, देखिए गांधी का उद्देश्य क्लियर था। पहला क्या कि चंपारण के किसानों की स्थिति की जाँच करना है पहला, और दूसरा कि नीलों से उनकी क्या शिकायत थी इनका भी अध्ययन करना। 2 बात ये पीटी में आएगा ऑप्शन ए बी सी में, तो आप ध्यान रखिएगा। पहला चंपारण के किसानों का क्या स्थिति इसकी जांच करना, और जो यूरोपीय जो नीले जो व्यापारी हैं उनकी क्या शिकायतें थी इनका भी क्या करना, मतलब नीलों से मतलब जो यूरोपीय जो लोग हैं उनसे क्या शिकायत है इन लोगों की, इनका क्या करना, जाँच करना। अब देखिए गांधी जी जाँच शुरू कर दिए, ठीक ना। जब गांधी जब जाँच शुरू कर दी अपने लेवल पर तो उस समय वहाँ
के एक प्लॉटर्स एसोसिएशन के सचिव थे, मतलब कि वही ज़मींदारों के जो एसोसिएशन के सचिव थे, उनका नाम था जे.एम. विल्सन। क्या नाम था? जे.एम. विल्सन। गांधी जी जांच शुरू करने से पहले इस आदमी से मिला, लेकिन गांधी जी ने कहा कि आप हमारे इस जांच में थोड़ा सा हेल्प कीजिए, लेकिन जे.एम. विल्सन ने पूरी तरह क्या कर दिया? मना कर दिया। आगे देखिए घटनाक्रम ये होता है कि चंपारण के उस समय जिला मजिस्ट्रेट का नाम था W.B. हाईकॉक, ये भी याद रखिएगा। और इसने क्या किया? गांधी जी को कहा 16 अप्रैल 1917 को कि आप ये जिला क्या कीजिए? छोड़ दीजिए, आप चंपारण छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके आने से यहाँ पे कुछ अशांति होने का क्या है? खतरा है। और गांधी उस समय लगा दिया कितना? धारा 144। तो गांधी जी पर, हाँ, जब इनको छोड़ने के लिए कहा जिला मजिस्ट्रेट ने कि आप चंपारण छोड़ दो, तो गांधी ने कहा कि नहीं, हम ये जिला छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये देश मेरा है और इस देश में हम कहीं भी क्या हो सकते हैं? घूम सकते हैं। तो फाइनली गांधी जी गए भी नहीं, वहीं रह गए। और इन पर जो है ना धारा 144 के उल्लंघन में फिर क्या हुआ? 18 अप्रैल 1917 को जो है ना 12 बजे दिन में मोतिहारी के अनुमंडलाधिकारी के सामने क्या किया गया? पेश किया गया। और जो जज वहाँ बैठा था उसने कहा कि आप 100 रुपये दे दीजिए और आपको क्या मिल जाएगी? जमानत मिल जाएगी। लेकिन गांधी जी ने 100 रुपया देने से भी क्या कर दिया? मना कर दिया। लेकिन हालांकि बाद में जो है ना उस जज ने गांधी जी को क्या किया था? रिहा कर दिया था। गांधी जी 100 रुपया भी जमानत का राशि बोला कि हम नहीं भरेंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ देख लीजिए। और यहाँ पे गांधी स्वयं अपने किताब में लिखते हैं सत्य के प्रयोग में कि देश को सविनय अवज्ञाओं का यह पहला प्रत्यक्ष सबक था। मतलब गांधी देखिए अंग्रेजों के कानून को मानने से क्या कर रहे हैं? इनकार करें। मतलब ये सविनय अवज्ञा, मतलब कि अवज्ञा मतलब क्या होता है? हम आपके कानून को मानेंगे ही नहीं। ये पहली बार, और बीपीएससी को अपन पूछा इस बार 66 में पीटी में पूछा कि गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था? यही चंपारण था। देखिए एक क्वेश्चन का लेवल है बीपीएससी का, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो पहला सविनय अवज्ञा कहाँ हुआ? गांधी जी का चंपारण में ही हुआ, ठीक ना। चलिए उसका देखिए क्या हुआ आगे घटनाक्रम, देखिए कैसे बढ़ता है आगे घटनाक्रम में आपका कि फिर 22 अप्रैल 1917 को वो बेतिया गए। अब देखिए मोतिहारी पहले आता है, फिर आप कहाँ जा रहे हैं? बेतिया जा रहे हैं, ठीक ना। कई किसानों की समस्या को वहाँ भी क्या जाके वो सुने, ठीक ना। गांधी देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप चंपारण का इलाका देखिएगा तो यहाँ पे ये जो पूर्वी चंपारण का यहाँ मोतिहारी है और यहाँ बेतिया है। तो पहले मोतिहारी गए, फिर कहाँ गए? बेतिया जा रहे हैं, ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आके यहाँ के इलाके का भी मतलब कि ना समस्या इन्होंने क्या किया? सुना। अब देखिए जब ये पूरी समस्या ये सुन लिए, सब जांच कर लिए, तब ये क्या कि अपनी एक जांच रिपोर्ट जो है ना 13 मई 1917 को उस समय बिहार उड़ीसा के एक मुख्य सचिव था उसको दिया, ठीक ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस समय जो बिहार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिसको हम उपराज्यपाल बोलते थे उसमें, देखिए बिहार को इस समय हालांकि प्रांत का दर्जा मिल तो गया था, लेकिन यहाँ राज्यपाल नहीं होता था, यहाँ उपराज्यपाल होता था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय था कौन? एडवर्ड एल वर्ट गेट। बीपीएससी भी पूछ चुका है कि उस समय बिहार के मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? एडवर्ड एल्बर्ट गेट के साथ रांची में 4 से 6 जून 1917 तक गांधी जी क्या किए? वार्ता किए। मतलब कि उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम तो चंपारण गए, वहाँ इस तरह की समस्या है और आप इस समस्या का क्या करो? समाधान करो। तब जो एल्बर्ट गेट ने जो है क्या किया था, इसके बातचीत के बाद जो है ना एक चंपारण कृषि समिति का गठन किया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी का क्या हुआ? गठन हुआ। और इस समिति में जो है ना एक तो इसके अध्यक्ष थे और बाकी 6 लोग और थे। तो ये जो अध्यक्ष थे, एक इसका नाम था F.G. फ्लाई, ये उस समय मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। इनकी अध्यक्षता में चंपारण कृषि समिति का गठन हुआ। और इसमें अन्य सदस्य देखिए कौन थे? महात्मा गांधी थे, L.C. आदामी थे, राजा हरिप्रसाद थे, नारायण सिंह थे, D.J. रीड थे और जीरेनी थे। ये 7 लोगों ने से एक समिति बना, उसका नाम क्या था? चंपारण एग्रीकल्चर कमेटी। और इस कमेटी ने बैठक किया, लगातार कई बैठक किया और बैठक करके फाइनली जो है ये उस समय के बिहार सरकार को अपना रिपोर्ट क्या कर दिया? सौंप दिया। और इस समिति ने देखो क्या क्या अनुशंसा किया था, देख लीजिए। इस समिति ने देखिए क्या क्या रिपोर्ट दिया था। पहला कि बढ़े हुए लगान का 1/4 हिस्सा क्या लिया जाए? वापस लिया जाए। मतलब कि उसमें कुछ लगान बढ़ा दिया था, तो 1/4 हिस्सा जो है वापस लिया जाए, बाकी 3/4 जो है किसानों से वसूला जाए। पहला क्या हुआ परिणाम? क्या समिति ने दिया सिफारिश? पहला कि जो लगान बढ़ा हुआ उसका 1/4 क्या किया जाए? हिस्सा वापस ले लिया जाए। मतलब जैसे मान लीजिए अगर जहाँ 100 रुपया बढ़ा है टैक्स, तो 1/4 इसका कितना होगा? 25 रुपया जो है ना वापस लिया जाए, बाकी जो है
₹75 किसान से क्या कर लिया जाए, वसूल लिया जाए। दूसरा इन्होंने ये कहा कि जिन लोगों से लगान लिया जा चुका है उसका 25% पैसा क्या किया जाए, वापस कर दिया जाए। ये सब रिपोर्ट था, ठीक है। और अंततः क्या हुआ, इस रिपोर्ट के बाद भी जो है सरकार बहुत सी रिपोर्ट मान भी ली, और अंततः 1918 आते आते जो है ना ये तिनकठिया पद्धति धीरे धीरे ख़त्म ही हो गई। और ऐसे भी तो तब तक वहाँ रासायनिक नील की खेती, रासायनिक नील के रंगों का तो वहाँ पे आविष्कार हो ही गया था। तो धीरे धीरे जो 1918 आते थे आपका नील की जो खेती यहाँ चंपारण में जो था ख़त्म भी हो गया था। कहने का मतलब ये है कि पहला जो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था, जिसको हम कहते हैं क्या, ये पहला सविनय अवज्ञा था, ये पूरी तरह क्या रहा, सफल रहा। अब आइए इसमें बीपीएससी पीटी में कुछ और क्वेश्चन बनेंगे। उस क्वेश्चन का नाम पहला ये है कि इस सत्याग्रह में गांधी जी के कौन सहयोगी थे। पहला राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, मजरूल हक, पोलक नाम के एक आदमी थे, शंभू शरण नाम के एक आदमी थे, नरसिंह पारेख थे, और एक महादेव देसाई थे जो बाद में जो है ना गांधी जी के सचिव या पीए भी थे, और एक शंभुनाथ। ये लोग जो थे चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के क्या थे, साथ थे। अब देखिए ये जितने भी हमें अभी आपको मैं नाम बताया, ये बिहार के आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े सब नाम हैं। ये सब आगे हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक ना। चलिए तो ये नेता का नाम याद रखिएगा, बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन कौन थे। ए बी सी डी ऑप्शन देगा, सबका नाम देगा, आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट आइए, अब कुछ और। ये तो हो गया गांधी जी का किसानों का समस्या। अब देखिए जब गांधी जी चंपारण गए, किसानों की समस्या ही सॉल्व शिफ्ट नहीं किए, बल्कि चंपारण में जो शिक्षा की जो खराब स्थिति थी, जो साफ सफाई नहीं रहता था, उस पर भी उन्होंने क्या दिया, ध्यान दिया। इसे देखिए 14 नवंबर 1917 को बरहरवा लखनसैल ये चंपारण में है, पहला उन्होंने क्या खोला, स्कूल खोला। और इसके लिए शिव गुलाम लाल ने इस स्कूल को खोलने के लिए क्या दिया था, ज़मीन दिया था। दूसरा एक और स्कूल खोले और आश्रम भी गांधी जी का उस समय बनाए, उसका नाम था भितरवा गांव। ये दूसरा स्कूल खोला, और यहाँ पे कस्तूरबा सेवा केंद्र भी था। और आपको पता होना चाहिए कि जो चंपारण सत्याग्रह में जो है ना गांधी जी के साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी गई थी। अगर क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा आप ये याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ उनकी जो पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, वो भी गई थी। और ये भितरवा जो गाँव जो आश्रम था, इसमें उनके नाम से एक सेवा केंद्र भी क्या हुआ था, खुला था। आगे देखिए घटनाक्रम यहाँ पे क्या है कि राजकुमार शुक्ल ने यहीं पे लेटर में गांधी जी को बापू कहा था। मतलब कि देखिए 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को निमंत्रण देने के बाद भी राजकुमार शुक्ल कई लेटर गांधी जी को लिखे, और उस लेटर में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के लिए बापू शब्द यूज किया। और चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही पहली बार इनको महात्मा नाम दिया। किनको, महात्मा गांधी को। चलिए उसके बाद देखिए कुछ और फैक्ट देख लीजिए। आपको पता है कि महात्मा गांधी ने एक अपना खुद का लिखा है जीवनी, उसका नाम है सत्य के प्रयोग, ठीक ना। इस सत्य के प्रयोग किताब में, मतलब एक्सपेरिमेंट जो बुक का नाम है सत्य के प्रयोग, इसमें वो अपने बुक के 5वें भाग में अध्याय 12 में वो एक नील के दाग नाम का एक चैप्टर शीर्षक लिखते हैं। और इसी में वो और अभी जो है 2017 में भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जो है ना चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मनाया गया। मतलब 100 साल पूरे होने पर एक उनके उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष मनाया गया, जो कि कहाँ हुआ, मोतिहारी, जो कि अभी पूर्वी चंपारण में है, वो मनाया गया। चलिए अब देखिए तो गांधी जी का आने का क्रम मैं यहाँ मैप में बताया हूँ आपको। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि गांधी देखिए पटना से मुजफ्फरपुर, फिर मोतिहारी, फिर कहाँ जाएंगे, बेतिया जाएंगे, ठीक ना। ये आपका देखिए ना, मैं इसको ऐसे लिख दिया हूँ, ये देख सकते हैं। अब देखिए जो भितरवा जो आश्रम है, जो अभी कहाँ है, वर्तमान में पश्चिम चंपारण में है। और इस आश्रम के लिए ज़मीन जो कौन दिया, ज़मीन दिया बाबा राम नारायण ने ही दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसी पश्चिमी चंपारण के भितरवा में गांधी जी का एक गांधी स्मारक संग्रहालय भी है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कहाँ, इसी भितरवा गांव में है, ठीक ना। चलिए तो ये जो है ना गांधी जी का जो है ना चंपारण सत्याग्रह था। अब आगे अगला जो बिहार में जो किसान आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है क्या, दरभंगा राज या दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसान आंदोलन। देखिए ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश में ज़मींदार की कोई कमी नहीं था। बिहार में कई सारे ज़मींदार थे, ये भी ज़मींदारी लेके अंग्रेज़ों से, किसानों से टैक्स वसूलते थे। तो ऑब्वियस सी बात है ज़मींदार और किसान
एक दूसरे के विरोधी ही होंगे। तो अब यहाँ देखिए क्या हुआ कि दरभंगा राज के बारे में थोड़ा सा हम कहानी बता देते हैं और कैसे यहाँ किसान आंदोलन हुआ वो भी हम पढ़ेंगे। ये सबसे पहले थोड़ा सा हम दरभंगा राज की थोड़ा कहानी पढ़ लेते। देखिए दरभंगा राज या दरभंगा महाराजा बोलिए, ये कहाँ है, अभी वर्तमान के मधुबनी जिला में थे, ठीक ना। ये दरभंगा जो राज था इसकी स्थापना 1556 में अकबर के समय हुआ था और ये खंडवाल वंश के लोग थे। किस वंश के थे ये लोग? खंडवाल वंश के थे इनके राजा लोग, ठीक ना। इनके संस्थापक का नाम है महेश ठाकुर। क्या नाम है इनके? इस जो दरभंगा राज का संस्थापक का क्या नाम है? महेश ठाकुर, ठीक ना। और ये 1556 से लेके 1559 तक जो है 69 तक जो है ये उस समय ये दरभंगा राज के क्या रहे थे? राजा रहे थे, या इसको जमींदार बोल सकते हैं। उनके पिता का नाम क्या था? चंद्रपति ठाकुर। अब देखिए क्या हुआ, दरभंगा राज में ये फर्स्ट राजा थे, ठीक ना। उसके बाद और भी कई राजा बनेंगे। इसी में एक 12वें नंबर में इसकी एक रानी थी, रानी प्रज्ञावती, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे देखिए एक और नेता, एक और जमींदार बहुत फेमस है, उसका नाम है महाराजा छत्र सिंह। इसका देखिए क्या है कि जब आपको पता है कि 1814-15 में नेपाल युद्ध किया था अंग्रेज ने, ठीक ना, नेपाल के विरुद्ध। और इस नेपाल युद्ध में जो है ना अंग्रेज का हेल्प कौन किया था? यही महाराजा छत्र सिंह ने। तब अंग्रेज खुश होकर जो इनको महाराजा की उपाधि दिया था। और किसने दिया था? हेस्टिंग्स ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या हुआ, एक और ध्यान रखिएगा कि एक टर्म आता है कोर्ट ऑफ वार्ड्स। ये क्या होता है? देखिए दरभंगा राज्य में कुछ समय के लिए जब नाबालिग जब राजा थे तो नाबालिग राजा के शासन को कहा गया कोर्ट्स ऑफ वार्ड। तो इस समय नाबालिग राजा थे, लेकिन मेन जो कब्जा जो ब्रिटिश का होता था, इसलिए इसको कहा गया कोर्ट ऑफ, इसको जो ना कोर्ट ऑफ वार्ड। इस शासन मतलब कि लगभग ये 1860 से लेके 1880 तक के समय को न दरभंगा राज के दौरान जो है ना इसको कहा गया कोर्ट ऑफ वार्ड। मतलब कि इस समय राजा नाबालिग थे, इसलिए ब्रिटिश के कब्जे में ये मतलब कि इनका राज था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अब आइए क्या हुआ, एक सबसे बड़ा जो इनका जो राजा था उनका नाम था महाधिराज रामेश्वर सिंह। ये देखिए कब का समय काल, देखिए 1898 से के लेकर 1929 तक है। मतलब कि कांग्रेस की स्थापना के बाद और असहयोग आंदोलन तक यही यहाँ के क्या हैं? दरभंगा राज के राजा हैं। और इनके अंतिम जो राजा थे कामेश्वर सिंह थे। और ये कामेश्वर सिंह जो है ना संविधान सभा के सदस्य भी थे। सबसे बड़ी बात क्वेश्चन पूछ सकता है, कामेश्वर सिंह जो है संविधान सभा के क्या थे? सदस्य भी थे। देखिए जो दरभंगा जो राज था, जो महाराजा लोग ये लोग थे, ये काफ़ी उस समय इंडिया के सबसे अमीर राजा में शामिल होते थे। इनके पास ज़मींदार मतलब बहुत बड़ा इनके पास संपत्ति था। इतना अधिक संपत्ति था कि ये कई बार जो कांग्रेस जो अधिवेशन होता था, कांग्रेस अधिवेशन के लिए कई बार बड़े बड़े शहरों में होटल बुक किया था। अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देख लीजिए इसमें कि जो दरभंगा राज में जो है ना कई सारे समाचार पत्रों का भी विकास हुआ इसी समय। देखिए एक किताब का एक पत्र का नाम था द इंडियन नेशंस, यहीं के राजा छापते थे। एक आर्यावर्त ये हिंदी में छापते थे। और एक मिथिला मिहिर, आपको पता है कि मधुबनी दरभंगा में मिथिला भाषा बोला जाता है। ये मिथिला मिहिर नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका भी जो है ना इसी दरभंगा राज के दरबार में क्या होता था? छपता था। और देखिए यहाँ पे ये लोग संगीत के विकास पर भी ध्यान देते थे। और इसके दरबार में देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी गए थे, संगीत का विकास था, ठीक ना। उसके बाद इन राजाओं ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना में काफ़ी अधिक दान दिया था, ठीक ना। चलिए ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि जब कांग्रेस पार्टी बनी थी, याद कीजिए 1885 में, उस समय यहाँ के जो महाराजा थे दरभंगा राज के, उनका नाम था क्या? लक्ष्मेश्वर सिंह बहादुर। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक मेंबर थे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि दरभंगा राज जितने भी राजा थे इनका कांग्रेस से भी अच्छा संबंध था और अंग्रेज़ों से भी क्या था? अच्छा संबंध था। और यहाँ तक देखिए यहाँ लिखा है ना, अंग्रेज़ों से मित्रता के साथ कांग्रेस से भी अच्छे संबंध रखे थे। क्योंकि देखिए इनको जमींदारी मिला हुआ था, किससे मिला हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी से, अंग्रेज से मिलता होगा। और एक कांग्रेस का भी ये क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पे कि कुछ बातें, इलाहाबाद अधिवेशन के लिए जब जगह नहीं हो पाया था कांग्रेस को, तो ये दरभंगा राज के राजा ने जगह ही खरीद के दे दिया कि जाइए आप कांग्रेस का वहाँ अधिवेशन क्या हुए
कीजिए। फिर आगे भी कई बार ऐसा हुआ था कि काफ़ी अधिक जब कांग्रेस को पैसे की आवश्यकता होती थी किसी मूवमेंट के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो दरभंगा राज काफ़ी अधिक मात्रा में इनको कांग्रेस को पैसा देती थी, ठीक ना। इसलिए जो कांग्रेस के साथ इनका दोस्ताना संबंध था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे समझने की चीज़ है, दरभंगा राज का संबंध कांग्रेस के साथ बेहतर है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कभी कोई किसान दरभंगा राज के खिलाफ कोई विद्रोह करेगा तो कांग्रेस चाहकर भी दरभंगा राज के खिलाफ नहीं हो पाएगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या रही थी कांग्रेस के साथ, खासकर के बिहार में, ठीक ना। आगे हम बताएंगे। आगे देखिए, ये तो हो गया दरभंगा राज का थोड़ा सा कहानी। इसमें देखिए, ये आप एक तो लक्ष्मेश्वर सिंह बहादुर का नाम याद रखिएगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक मेंबर थे। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय कौन राजा थे? कामेश्वर सिंह राजा थे, क्योंकि संविधान सभा के मेंबर भी बने थे, ठीक ना। ये आप जो है ना ध्यान रख सकते हैं। चलिए, और जब अभी हम जब पढ़ाएंगे कि जब दरभंगा राज के खिलाफ जब यहाँ पे मधुबनी के किसान जब मूवमेंट करेंगे, उस समय राजा देखिए कौन है, ये राजा कौन है? राजा महाधिराज रामेश्वर सिंह रहेंगे। आइए देखिए कैसे, अब ये मैं जब आपको बताया मैं कि कैसे दरभंगा राज था, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ और कैसे ये पूरे इंडिया के उसमें लगभग बहुत ही अमीर जो राजघराने से लोग आते थे, ठीक ना। आइए तो अब देखते हैं यहाँ पे किसान आंदोलन कैसे हुआ यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहली बात, जून 1919, डेट याद रखिए। मधुबनी जिले के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए कौन? स्वामी विद्यानंद, याद रखिएगा, बहुत बड़े किसान नेता। इनका जो वास्तविक नाम था विभूफरण प्रसाद। क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि स्वामी विद्यानंद का वास्तविक नाम क्या था? विभूफरण प्रसाद ने किया। क्यों किया? यहाँ लगान वसूली में अत्याचार होता था। कौन करेगा ये? दरभंगा राज के जो लठैत लोग होते थे, जो वो लोग करते थे, किसान से टैक्स वसूली में काफ़ी अत्याचार करते थे, ठीक ना। उसके बाद देखिए, और यहाँ के जो जंगल थे उससे लकड़ी या फल फूल प्राप्त करने से भी दरभंगा राज के लोग जो है ना किसानों को मना करते थे। और यह आंदोलन पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर तक क्या हो गया? फैल गया। लेकिन 1922 में राजा ने एक प्रांतीय सभा का गठन कर लिया, मतलब राजा ने इस किसान आंदोलन को क्या कर दिया? दबा दिया। हाँ, हालांकि कुछ मांगे स्वीकार की गई थी किसानों की, लेकिन क्या हुआ कि राजा बहुत ही दरभंगा राज का जो राजा है या जो जमींदार लोग ये लोग हैं, ये काफ़ी शक्तिशाली थे और ये लोग आपस में गुटबंदी करके किसानों के आंदोलन को क्या कर दिया? दबा दिया। और आपको हम पहले बताए कि ऑब्वियस सी बात है कि दरभंगा राज के जो भी महाराजा हैं, इनका कांग्रेस से अच्छा संबंध है, कांग्रेस को काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस चाहकर भी इस समय इन किसानों का साथ नहीं दे पाई, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह में हुआ था, ठीक ना। तो यही इसलिए यहाँ कांग्रेस किसानों के प्रति क्या रही? यहाँ पे उदासीन रही। ये आपका मेन रीजन, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इसमें घटनाक्रम क्या होगा। ये आपका हो गया कि विद्यानंद ने दरभंगा राज के विरुद्ध मधुबनी जिले में किसानों का क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया। ये बात आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए किसान मूवमेंट में क्या होगा कि अगला आपका समय आ गया 1922। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। यहाँ देखिए क्या हुआ 1922-23 में किसान सभा का एक गठन होगा। कौन करेगा? मुंगेर में हुआ। कहाँ कौन करेगा? शाह मोहम्मद जुबैर और फरीकृत सिंह। बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये याद रख लीजिएगा। आगे देखिए घटनाक्रम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बिहार में एक बहुत बड़ा नेता आएंगे, उसका नाम है स्वामी सहजानंद। आइए देखिए, स्वामी सहजानंद के बारे में पढ़ने से पहले उनके बारे में थोड़ा और अच्छे से हम जान लेते हैं। देखिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा करेक्टर है बिहार के किसान आंदोलन से, और बीपीएससी पीटी में हर एक बार यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आपको रहेगा ही रहेगा। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना आपको और किसी वीडियो में और कोई नहीं पढ़ाएगा। आइए देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ? पहली बात 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर यूपी में हुआ। पहली बात, इनका मृत्यु कब हुआ? 26 जून 1950 को कहाँ हुआ? पटना में हुआ। और ये 61 साल क्या रहे? जिंदा रहे, ठीक ना। आगे देखिए क्या है घटनाक्रम। ये जो है क्या हुए थे, ये जो क्या किए थे कि 1907 में काशी में एक आदि शंकराचार्य संप्रदाय के एक दफनामी सन्यासी स्वामी अच्युतानंद के शिष्य बने थे पहले। फिर बाद में फिर से एक बार और ये दीक्षा लिए 1909 में। इस बार थे स्वामी अंडी आदित्यनाथ से दीक्षा लिया, और बाद में ये कहलाए क्या? दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती कहलाए। तो अगर क्वेश्चन बीपीएससी पीटी पूछेगा तो इनका नाम क्या था, किस संप्रदाय से थे? बाद में दंडी से थे, ठीक ना। और इसका दूसरे गुरु कौन थे? आदित्यानंद। पहले कौन थे? अच्युतानंद। इनके गुरु थे किनके? स्वामी सहजानंद के थे। उसको देखिए क्या हुआ घटनाक्रम, आगे क्या हुआ। तब तक
1718 में महात्मा गांधी राष्ट्र लेवल पर काफ़ी फेमस हो चुके थे। और 1920 में जब पटना आए थे गांधी जी, तो पटना में जो है ना गांधी जी से क्या किए, मुलाकात किए, और इसके बाद ये कांग्रेस में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। आगे देखिए, जब कांग्रेस में शामिल होने के बाद देखिए एक घटना यहाँ छूट गया, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि इन्होंने अपना जो आश्रम जो है स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहाँ खोला, पटना बिहटा में, आपको मैप में दिखा दिया था। और इन आश्रम का नाम था सीताराम आश्रय। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामी सदानंद सरस्वती के आश्रम का क्या नाम है, सीताराम आश्रय, सीताराम आश्रय, ठीक ना, या आश्रम बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। और ये क्या किए थे, 1928 में पटना ये बिहटा में ही स्वामी सदानंद ने एक अलग से अपना किसान सभा क्या किया था, गठन किया था। कब की घटना, 1928 की। आइए घटनाक्रम आइए ये देखते हैं। 1920 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए। अब देखिए क्या हुआ, पहली बार ये ध्यान रखिएगा, डेट आप याद रखिएगा कि 9 नवंबर 1929 को सोनपुर मेले में, जो छपरा में लगता है, अभी भी लगता है, यहाँ पे एक प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन बने, यही स्वामी सहजानंद बने। और ये प्रथम अधिवेशन था, कौन, ये प्रांतीय किसान सभा, बिहार का प्रांत का ये किसान सभा है। इसका स्थापना कहाँ हुआ, सोनपुर मेला में हुआ। लेकिन इसके सचिव कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण कहाँ के हैं, मुंगेर के हैं। और यही बिहार के पहले क्या बनेंगे, सीएम भी बनेंगे। चलिए अब देखिए, इस जो किसान सभा के स्थापना में कुछ और लोग भी थे, यमुना कारी थे, गुरु सहाय लाल थे, कैलाश लाल थे। ये लोग ना सचिव के, प्रमंडलीय सचिव थे। ये कुछ आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए घटनाक्रम क्या इनका हो रहा है। अब 1930 आ गया। देखिए 1930 में क्या हुआ, अमरोहा पटना में नमक कानून तोड़ा के इन्होंने स्वामी सहजानंद ने, और इनको हजारीबाग जेल में क्या किया गया था, रखा गया था। और वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य पर एक भाष्य भी लिखा था। आगे देखिए इनका जीवन क्या आगे होगा। 1935 में ये क्या बन गए, पटना जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, कौन, स्वामी सहजानंद। और ये बाद में उसी साल अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के क्या बने थे, मेंबर भी बने थे, ठीक ना, स्वामी सहजानंद, ठीक ना। आगे देखिए इनका क्या हुआ घटनाक्रम। आगे जो सबसे बड़ा इनका जो स्टेप था, ये 11 अप्रैल 1960 को अखिल भारतीय किसान सभा के क्या हुआ, इन्होंने स्थापना किया। ये खुद इनके क्या बने, अध्यक्ष बने। और महासचिव कौन थे, NG रंगा। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, लखनऊ में। ये क्वेश्चन कई बार BPSC PT पूछ चुका है, और कई सारे एग्जाम में क्या हो चुका है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये देख लीजिएगा। अब देखिए जो अब देखिए, पहले स्वामी सहजानंद जो है ना लोकल लेवल पे, पटना के लेवल पे काम किए। धीरे धीरे वो कांग्रेस में गए, तब जाके वो नेशनल लेवल के किसान सभा का क्या कर दिए, गठन कर दिए। और इस किसान सभा में और भी कई लोग थे, नंबूद्री पद, करिनंदन शर्मा, यमुना करजी, योगेंद्र शर्मा, राहुल सांकृत्यानंद, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, पंचानंद शर्मा। ये सब क्या है, किसान नेता हैं, जो कि इनके साथ क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे बिहार या और भी कई जगहों पे। अब देखिए जो स्वामी सहजानंद जो अपने जीवन काल में कई सारे किताब भी लिखते हैं। पहला किताब का नाम इनका क्या है, किसान कैसे लड़ते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, किसान कैसे लड़ते हैं किसने लिखा है, किसान क्या करें, इनके किताब का नाम है। और इनका खुद का अपना जीवनी है, मेरा जीवन संघर्ष भी है। उसके बाद ये कुछ पत्रिका भी लिखते थे। एक पत्रिका का नाम है क्या, हुंकार। ये अगर BPSC का भी क्वेश्चन ये पूछेगा कि हुंकार क्या था, ये किसानों का पहला बहुत प्रमुख ही पत्रिका था, जो कि किसान की समस्या पर ये अपना ये हुंकार जो पत्र अपना बात रखता था। हुंकार में भी लिखे थे स्वामी सहजानंद। जनता, इन्होंने एक अपना पत्रिका चलाया था। एक विशाल भारत भी इनकी पत्रिका थी, और एक कल्याण भी इनकी क्या थी, पत्रिका थी। और विशाल भारत जो छापा था, इन्होंने कहाँ से छापते थे, कलकत्ता से छापते थे। तो ये जो है ना स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में कुछ आपको बातें पता होनी चाहिए। और इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा, इनसे बाहर नहीं आएगा, इतना विश्वास रखिएगा। आइए देखिए अब घटनाक्रम आगे क्या होता है बिहार में किसान आंदोलन को लेकर। कि इसी समय आगे क्या हो रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार दिसंबर 1929 में बिहार की यात्रा किए। और जो है ना एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक नाहर टैक्स के विरुद्ध जो है ना आंदोलन कहाँ चला था, शाहाबाद और कहाँ पे, चंपारण में। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे एक घटनाक्रम और इसमें किसान आंदोलन में ध्यान रखिएगा। 1932 में एक यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी, ये जमींदारों की पार्टी थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी किसकी पार्टी थी, जमींदार लोग बनाया था, ताकि जमींदारों
अपने हितों की बात कर सके। क्योंकि देखिए जब किसान मूवमेंट जब बढ़ा इस समय तो जमींदार भी एकजुट हो गए और इसलिए क्या बनाया, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का बनाया 1932 में, क्या किया था, बनाया था। आगे देखिए यहाँ पे आपको मैं बताया था कि पहला जो प्रांतीय की जो किसान जो सभा हुआ था वो कहाँ हुआ था, सोनपुर में। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद। अब देखिए यही जो प्रांतीय किसान सभा का जो अगला जो दूसरा जो अधिवेशन होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए ये कहाँ हो रहा है, देखिए 29-30 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में किसान सभा का दूसरा सम्मेलन हुआ और इसमें खान अब्दुल गफ्फार खां भी क्या हुए थे, शामिल हुए थे। और तीसरा देखिए सम्मेलन कब हो रहा है, 26 सितंबर 1935 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद थे। और यहाँ जमींदारी प्रथा हटाने की क्या की गई थी, इसमें प्रस्ताव पास किया गया था। ये 3 आपको आंदोलन का कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन अध्यक्ष थे, ये आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिए क्या हुआ, अब आ गया 1935। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताना चाहूँगा। देखिए 1935 आते आते किसान आंदोलन और तीव्र हो गया। क्या हो गया, और क्या हो गया, तीव्र हो गया। अब देखिए यहाँ पे किसान आंदोलन और कांग्रेस के सामने देखिए क्या दुविधाएं थी। देखिए आपको हम पहले बताए कि किसान आंदोलन किसके खिलाफ हो रहा है, जमींदार के खिलाफ भी हो रहा है और अंग्रेज के खिलाफ भी हो रहा है। जब किसान मूवमेंट जमींदार के खिलाफ होता था तो कांग्रेस के सामने बड़ी चिंता ये होती थी हम किसका साथ दें, जमींदार का साथ दें कि किसान का साथ दें। देखिए जमींदार लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते थे या पैसे से और चीज़ से, और किसान भी कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे। तो कांग्रेस के सामने बहुत दुविधा हो गई, हम किसका साथ दें। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, यदि किसानों का वो साथ देता, कांग्रेस देता, तो जमींदार नाखुश हो जाते। अगर जमींदार का साथ देता तो किसान नाखुश हो जाते। तो ये कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दुविधा थी, ठीक ना। लेकिन कांग्रेस जो है ना कुछ कुछ किसानों के मुद्दे पर भी अपना मतलब कि फोकस की और कुछ कुछ वो जमींदारों के समस्याओं को भी देखा और फाइनली वो जो है मतलब कहीं ना कहीं उनका जमींदार की तरफ ही ज़्यादा क्या था, झुकाव था, किनका, कांग्रेस का। ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। आगे देखिए क्या हुआ, आपको पता है जब 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें ये कहा गया था कि प्रांतों में चुनाव होंगे, और 1937 के प्रांत में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। और 1937 में सॉरी, तो 1937 में चुनाव हुआ प्रांत का, उसमें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम जमींदारी प्रथा खत्म करेंगे, किसानों का टैक्स कम करेंगे और किसान की और जो समस्या उसको भी हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इसलिए जो है कांग्रेस इसमें न बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग लिया था। और कहा जाता है कि कांग्रेस जो लगभग जो 8 राज्यों में सरकार इसलिए बना पाई क्योंकि इसमें किसानों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के कांग्रेस का क्या दिया था, साथ दिया था। तो अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो ठीक है 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस जीत गई कई जगह, कई राज्यों में। तो अब बिहार में क्या हुआ, 1937 में आपको पता है कि श्री कृष्ण क्या बने, प्रधानमंत्री। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे। अब देखिए किसान ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब हमारी सरकार बन गई और हमारी समस्या क्या करेगा, ख़त्म करेगा। लेकिन क्या हुआ कि श्री कृष्ण सिंह जो है किसानों की समस्या पर उतना ध्यान नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि इस जो मंत्रिमंडल था इनका श्री कृष्ण सिंह का, उसमें मैक्सिमम लोग कौन थे, जमींदार ही थे। ऑब्वियस सी बात है, जब जमींदार ही हैं तो किसान की वहाँ समस्या सुनी ही नहीं जाएगी। इसलिए क्या हुआ, अब कांग्रेस और किसान के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। और अब धीरे धीरे क्या होगा, 1937-38 आते आते किसान जो है ना वामपंथी विचारधारा की ओर क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे और कांग्रेस से दूर हो जाएंगे। और इसी में जो कुछ वामपंथी नेता जो किसान इंडिया बिहार में आएंगे, उनका नाम क्या है, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यानंद, पंचानन शर्मा और यदुनंदन शर्मा। ये सब बहुत बड़े वामपंथी नेता थे। बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कौन वामपंथी नेता थे, ये सब शर्मा जितना भी नाम है लास्ट में टाइटल, ये सब वामपंथी नेता बिहार के हैं, किसान वाले, ठीक है। अब देखिए इसी में एक जो अभी आपको बताया आपको कि कार्यानंद शर्मा को अभी मैं आपको बताया, ये जो है ना मुंगेर के बरहिया टाल है, वहाँ पे देखिए टाल क्या है, ऐसा भूमि जहाँ जलमग्न हो, पानी से जलमग्न हो। बिहार में टाल भूमि की कोई कमी नहीं है, मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक ना। इस मुंगेर बहरिया टाल इलाकों में क्या हुआ था कि एक बकास्त भूमि था। बकास्त भूमि वो भूमि था जब किसान काफ़ी आर्थिक समस्या से जूझ रहा था, तो मंदी जब था तो लगान चुका नहीं पाया किसान, तो वो ज़मीन जो है जमींदार को दे दिया था। तो अब किसान उस ज़मीन को वापस लेना चाह रहा था, इसके लिए बकास्त भूमि आंदोलन हुआ। और किसने किया, मुंगेर में कौन किया, ये कार्यानंद शर्मा ने किया था, ठीक ना।
ये ध्यान रखिएगा। ये बर्खास्त भूमि कब हुआ? 1935 में शुरू हुआ, चला बहुत लंबे समय, लेकिन शुरू कब हुआ? तो 1935 में। इस आंदोलन में जमींदारी प्रथा उन्मूलन का भी जो है ना मांग किया गया। और ये जो बर्खास्त भूमि आंदोलन है, ये गया में कौन लीड किया? यगुनंदन फर्मा। बीपीएससी को क्वेश्चन पूछ सकता है, गया में कौन लीड किया? और फारन में एक अन्नवाड़ी जगह का नाम है, वहाँ राहुल सांकृत्यन ने क्या किया था? इसका लीड या नेतृत्व प्रदान किया था। आप ये भी क्या कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। और ये बर्खास्त आंदोलन जो है 1939 तक जो लगभग चला था। आगे देखिए, एक और फैक्ट याद रखिएगा, अप्रैल 39 में आचार्य नरेंद्र देव, ये भी बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। कांग्रेस समाजवादी जो दल का जो स्थापना होता है उनमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इस समय जो 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में एक अखिल भारतीय किसान क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। ये वार्षिक सम्मेलन था गया में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये 1940 तक जो है किसान आंदोलन बिहार में आपको पढ़ना, आपको उसके बाद पता ही है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है और देश आज़ादी हो जाता है। और बिहार ही पहला राज्य था जिसने जमींदारी प्रथा उन्मूलन का क्या लाया था? विधेयक लाया था आज़ादी के बाद। इस तरह से बिहार में इस तरह का इतना बड़ा जो है ना आपका किसान आंदोलन था। और मैं जितना पढ़ाया, विश्वास रखिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी को आप एक बार 2 बार वीडियो देख सकते हैं। हालांकि वीडियो लंबा हो गया, लंबा होने की वजह कारण यही था कि चंपारण सत्याग्रह भी पढ़ना था और हमको डिटेल में पढ़ना था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 कन्फर्म रहेगा। आप ना विश्वास कीजिए, मेरा अनुभव कहता है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आप इसको वीडियो देखिए, अगला मैं वीडियो और भी आपको बनाऊंगा, तो आप उसको देखिएगा। धन्यवाद।